हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने संविधान स्टार्ट किया था जिसमें 3-4 वीडियो हमारी संविधान की हो चुकी है और आज से हम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अधिकतर एग्जाम में सवाल जहां से बनते हैं। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट होगा भाग और उसके अनुच्छेद। ठीक है, बाई वन करके हम भागों की चर्चा करेंगे और उनमें जितने भी अनुच्छेद आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक, जिस प्रकार पहला भाग आता है और उस भाग में क्या चीज़ें हैं और वो भाग कितने अनुच्छेदों में विभाजित है, यानी कि कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद भाग एक में है। फिर भाग दो की बात करेंगे। इस तरीके से हर भाग का एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं भाग एक से। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करो और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर करा करो। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले भाग एक। और ये जो भाग एक है, इस भाग एक में क्या दिया गया है, भाग एक में किसके बारे में उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, तो उसकी ही हम आज चर्चा करेंगे। तो भाग एक में संघ एवं इसके जो क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया है। संघ एवं इसका क्षेत्र। ठीक, तो संघ एवं इसका क्षेत्र जो है वो भाग एक में मिलता है। और संघ का मतलब हमारा भारत, और इसका क्षेत्र, इसके क्षेत्र का मतलब है कि हमारे भारत के अंदर जितना भी क्षेत्र है, यानी कि जिस पर भारत का अधिकार है वो क्षेत्र, यानी इनडायरेक्टली रूप से बोले इसके क्षेत्र के लिए, यानी कि भारत के राज्य जो हैं। ठीक है, तो संघ एवं इसका जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में भाग एक में वर्णित है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक लिखे हुए हैं या इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र भाग एक में है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, तो इसकी जो सारी की सारी चर्चा की गई है वो भाग एक में ही की गई है। अगर बात करते हैं थोड़ा सा कि अनुच्छेद 1 जो है उसमें क्या कहा गया है, क्योंकि 1 से 4 तक के जो अनुच्छेद हैं वो हमारे संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र को ही बताते हैं। तो यदि हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, तो सबसे पहले तो अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक संघ का समूह ना होकर के, यानी कि संघ के समूह होने के बजाय एक राज्यों का संघ है। ठीक है, एक राज्यों का संघ है। ये वर्णन जो है वो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि भारत को संविधान में भारत नहीं कहा गया है बल्कि राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है, और ये सब कहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 1 में ही ये बात कही गई है। ठीक, अब आती बात भारत की, यानी कि भारत नाम क्यों है और राज्यों का संघ क्यों है और इंडिया क्यों है। तो देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर भी जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा जो अपना काम कर रही थी, यानी कि संविधान निर्माण का जो कार्य चल रहा था, उस टाइम पर काफ़ी वकील जो थे उन्होंने अपनी वकालत में ये भी कहा था कि जो हमारा भारत बनेगा, यानी कि हिंदुस्तान जो होगा, उसका नाम भारत होना चाहिए। कुछ वकालत में वकील ने वकालत में ये भी कहा कि जो अभी हमारा मॉडर्न नेम चल रहा है, यानी कि आधुनिक नाम चल रहा है जो इंडिया था, कि इंडिया होना चाहिए। तो इसलिए संविधान सभा ने क्या किया था, संविधान सभा ने दोनों नामों को, जो दोनों नाम थे, दोनों नामों को अपने संविधान में दर्ज कर लिया कि ये जो हमारा भारत है वो भारत भी होगा, यानी कि भारत के नाम से भी जाना जाएगा और इंडिया के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, तो भारत और इंडिया जो है वो दोनों ही नाम हमारे भारत के रखे गए हैं। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा ये सब चीजें अनुच्छेद 1 में दी गई है, इनका जो उल्लेख किया गया है। अब आगे बात करते हैं, तो अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है, लिख लेना कि अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 के अनुसार जो भारत का क्षेत्र है, जो भारतीय क्षेत्र है, तो उस भारतीय क्षेत्र को लिख लेना, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में
बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में ऐसा भी कहा गया है, या कह सकते हैं हम कि अनुच्छेद 1 के अनुसार जो भारतीय क्षेत्र हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। अब 3 श्रेणियां कौन कौन सी में बांटा जा सकता है इनको, तो देखो सबसे पहली जो श्रेणी होगी वो होगी कि राज्यों के क्षेत्र। ठीक है, राज्यों के क्षेत्र, एक तो पार्ट ये हो सकता है। ठीक है, जो भारतीय क्षेत्र होगा तो भारत के अंदर जो क्षेत्र होंगे उसमें एक तो राज्यों का क्षेत्र होगा, इसमें बांट सकते हैं। एक संघ क्षेत्र में बांटा गया है, संघ क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है, तीसरी श्रेणी जो है वो रखी गई है कि ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है ना। तो लिख लेना, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 श्रेणियों में हमारे जो भारतीय क्षेत्र है उसको बांटा गया है आर्टिकल 1 के द्वारा, अनुच्छेद 1 के द्वारा। ठीक है, एक तो राज्यों का क्षेत्र, जो हमारा राज्य के क्षेत्र होते हैं उस तरीके के जो क्षेत्र हैं, एक तो वो टाइप में या उस श्रेणी में, एक संघ क्षेत्र में, और एक है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार को अधिकृत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले हमारा गोवा को जो है, गोवा को भी अधिग्रहित किया गया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने छोड़ा था 1961 में, उसके बाद जो है वो अधिकृत किया गया। उसके बाद जैसे दमन द्वीप को किया गया था, और जैसे कि अब हाल ही में क्या हो रहा है, हाल ही में जो भारत है वो यदि किसी विदेशी क्षेत्र को भी अपना अधिग्रहित करती है, यानी कि विदेशी क्षेत्र को या तो लीज पर लेती है या जो है खरीदती है उस क्षेत्र को, किसी भी विदेश क्षेत्र को, तो उसको जो करा जाता है वो इसी श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में एक तो म्यांमार का क्षेत्र, अगर करंट की बात करते हैं तो एक तो म्यांमार में एक पोर्ट है सितवे पोर्ट। ठीक है, इस सितवे पोर्ट को विकसित कर रहा है भारत, तो भारत ने ये भी कुछ वर्षों के लिए रेंट पर यानी कि किराए पर लिया हुआ है सितवे पोर्ट। कहाँ कहाँ, म्यांमार में तो म्यांमार का सितवे पोर्ट भी भारत ने ले रखा है। तो ये जो लिया है वो यही अधिग्रहित किया है अभी हाल ही में। ठीक है, 2020 के स्टार्टिंग में शायद। उसके बाद जैसे कि श्रीलंका का लिया हुआ है। ठीक है, श्रीलंका का एक कोलंबो पोर्ट है, और ये जो कोलंबो पोर्ट है ये भारत और जापान ने मिलकर के लिया हुआ है। और एक श्रीलंका का ट्रिनकोमाली पोर्ट है, तो ट्रिनकोमाली पोर्ट भी श्रीलंका से लीज पर लिया है। ठीक है, तो ये जो सब यानी कि विदेशी क्षेत्र में जाकर के भारत जो किसी भी क्षेत्र पर या क्षेत्र विशेष पर जो अधिग्रहित करता है वो सब आर्टिकल 1 में ही उल्लिखित किया गया है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है अनुच्छेद 1 से, आर्टिकल 1 से। उसके बाद यदि आगे इसमें बात करते हैं कि इसमें कितने राज्य, अगर राज्य क्षेत्र की बात करते हैं कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यदि हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, यानी केंद्र शासित क्षेत्र हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, जिस तरीके से देखो अभी जो है, पहले हमारे यहाँ क्या था कि 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, फिर अभी 31 अक्टूबर 2019 में क्या हुआ, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई और वहां जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके वहां पर 2 यूटी यानी 2 राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाए गए, लद्दाख और जम्मू। ठीक है, तो वहां के 2 केंद्र शासित प्रदेश और बढ़ गए, तो 7 से 2 हो गए, तो 2 बढ़े प्लस तो फिर 9 हो गए। अब 9 के बाद क्या हुआ, 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद दादर नगर हवेली और दमन जो 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश थे फिर उनको एक कर दिया गया। ठीक है, तो फिर वो घट करके 28 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो इसलिए वर्तमान में यदि बात करते हैं तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इतनी जो चीजें हैं वो हमारी अनुच्छेद 1 में है। इसके बाद आगे की बात करते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या है।
तो देखो अनुच्छेद 2 में जो दिया गया है, तो अनुच्छेद 2 में किसी भी राज्य का प्रवेश, किसी भी राज्य का प्रवेश, ठीक है, अगर जो वास्तविक भूमि है यानी कि भारत का राज्य क्षेत्र है, उस राज्य क्षेत्र से ही या उस राज्य क्षेत्र में कोई अलग राज्य बनाया जाए, अलग राज्य का गठन या स्थापना की जाए, तो वो सब कहाँ मिलता है या कहाँ पर उल्लेख किया गया है, तो वो भाग 1 के अनुच्छेद 2 में उल्लेख किया गया है उसका। ठीक है, क्या क्या उल्लेख किया गया, जैसे कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर देखो संसद, सबसे पहली बात तो आती है संसद की। ठीक है, ये जो शक्तियां हैं, किसी भी राज्य क्षेत्र का गठन करना या स्थापना करना या एक राज्य को प्रवेश देना, ये सब संसद के हाथ में है। ठीक है, तो संसद को एक ऐसी शक्ति दी गई है हमारे संविधान के द्वारा कि वो एक तो मतलब किसी न किसी विधायी तरीके से यानी कि संवैधानिक तरीके से वो ठीक बात हो, यानी कि गलत मुद्दा ना हो, गलत बात नहीं हो, तो ठीक बात हो। उसके बाद शर्त के अकॉर्डिंग ठीक हो, यानी कि जो राज्य अगर बन रहा है तो वो गलत ना हो, सही राज्य हो। तो इस तरीके की जो शर्तें हैं, यानी कि अगर संसद उसको ठीक समझती है कि यहाँ पर नया राज्य का प्रवेश होना चाहिए, तो अगर संसद को लगे कि हाँ ये ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, तो संसद को ये जो शक्ति है वो प्रदान है कि संसद वहाँ राज्य बना सकती है, नए राज्य का प्रवेश कर सकती है। ठीक है, तो संसद के पास ये शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, संसद के पास शक्तियां हैं। कौन सी शक्तियां हैं कि एक तो जो नए राज्य हैं या नए राज्यों का प्रवेश, इस तरीके से लिख लो, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है, उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास है। और ये शक्ति संसद के पास किस आर्टिकल के अंदर दी गई है, तो अनुच्छेद 2 में ये बात दी गई है, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, इसमें होता क्या है, किस तरीके से संसद के पास शक्ति है, तो देखो संसद में क्या है, जो हमारा मंत्रिमंडल है, तो प्रधानमंत्री, अगर इसका थोड़ा प्रोसेस जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से नया राज्य बनता है, तो देखो प्रधानमंत्री जो है अपना एक कैबिनेट बुलाता है, यानी कि अपनी एक मीटिंग रखता है, और जो मीटिंग रखता है उस मीटिंग में एक बिल पास किया जाता है, मतलब बिल आता है या कह सकते हैं हम कि प्रस्ताव आता है। फिर क्या करता है प्रधानमंत्री, उस बिल को, उस प्रस्ताव को प्रेसिडेंट के पास पास कर देता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास पास कर देता है। राष्ट्रपति उस बिल को देखता है, उस बिल को देखने के बाद अब राष्ट्रपति ये जानने की कोशिश करता है कि जिस राज्य में या जिस राज्य से अलग होकर के या जिस राज्य क्षेत्र में ये नया राज्य बनाने का जो प्रस्ताव मेरे पास आया, क्या ये सही है, वहां की जनता, वहां का मंत्रिमंडल या वहां की विधानसभा ये नए राज्य की डिमांड कर रही है या नहीं। तो ये जानने के लिए फिर राष्ट्रपति क्या करता है, उस प्रस्ताव को वहां पर भेजता है जहां वो राज्य का निर्माण किया जाना है। ठीक है, उस राज्य की असेंबली में यानी विधानसभा में वो प्रस्ताव भेजता है। उस विधानसभा से फिर यदि वो बात सही है, यानी कि वहां की विधानसभा चाहती है, वहां के लोग चाहते हैं कि एक नए राज्य का जो है प्रवेश हो या स्थापना हो, तो फिर वहां से वापस राष्ट्रपति के पास वो प्रस्ताव आता है। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है। उसके बाद वो लोकसभा में जाता है, और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में यदि 2/3 बहुमत से वो पास कर दिया गया प्रस्ताव, तो उसी दिन संसद क्या कर देगी, नए राज्य का निर्माण कर देगी, यानी कि नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ये प्रोसेस जो है वो दिया गया है अनुच्छेद 2 में। ठीक है, आपको ज्यादा बात याद नहीं रखनी, प्रोसेस भी याद नहीं रखना, थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया। बस इतना याद रखना है कि संसद के पास ये शक्तियां हैं कि संसद जो है वो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता जो है वो हमारे पास आर्टिकल 3 आता है, अनुच्छेद 3 आता है। आप देखते हैं अनुच्छेद 3 में क्या जानकारी दी गई है, अनुच्छेद 3 में क्या है। ठीक है, तो देखो हम यदि अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 3 भी सेम अनुच्छेद 2 की तरह ही कार्य करता है। इसमें भी क्या किया गया है, इसमें भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो सारे इसी में दिए गए हैं। ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लो कि भारतीय
संघ में नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित। तो ये जो आर्टिकल 3 है या अनुच्छेद नंबर 3 है वो भारतीय संघ में नए राज्यों का निर्माण या फिर वर्तमान राज्यों में जो वर्तमान राज्य है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि होता है तो उससे ये जो है अनुच्छेद 3 उसी से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं अगर परिवर्तनों की बात करें, क्योंकि यहाँ से परिवर्तनों से ही क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि किसी भी राज्य को, जैसे कि किसी भी राज्य के क्षेत्र से एक या अधिक राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, निर्माण करना जिस तरीके से देखो 2002 में कई राज्य यानी कि 2002 में भी 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 2002 में बने। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड है तो उत्तराखंड जो है वो 2002 में उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर के बना, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य क्षेत्र था उस थोड़े राज्य क्षेत्र को जो हमारा पश्चिमी यूपी था तो पश्चिमी यूपी के भाग को काट करके क्या बना दिया गया था, उत्तराखंड बना दिया था। तो इसी तरीके से किसी भी राज्य क्षेत्र से एक या अधिक राज्यों का निर्माण करना ये भाग 3 में आता है। ठीक है, अगर बात करते हैं अगले पॉइंट की और क्या प्रावधान है इसमें, किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है, किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है। जिस तरीके से क्या हुआ था जो पहले हम जानते थे कि जो पूर्व हिमाचल प्रदेश था, पहले हिमाचल प्रदेश जो है वह पूर्व हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो पूर्व हिमाचल प्रदेश में जो था वो एक उसके पास बिलासपुर एक क्षेत्र पड़ता था, तो बिलासपुर क्षेत्र को जो पूर्व हिमाचल प्रदेश था उसमें मिला लिया गया और जो बिलासपुर क्षेत्र है अब वो भी हिमाचल प्रदेश में ही लगता है। तो इस तरीके से राज्य क्षेत्र बढ़ा सकता है ये। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है। ठीक है, किसी भी राज्य क्षेत्र को यदि बढ़ा सकता है तो घटा भी सकता है। ठीक, फिर सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तो किसी भी राज्य की जो सीमा है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ये सब किस में दिए गए हैं, किससे संबंधित है, अनुच्छेद 3 से संबंधित है। ठीक है, अब देखो सीमाओं में परिवर्तन का मतलब क्या है। जिस तरीके से एक 1951 की बात है, 1951 में क्या किया था, जो असम है तो असम का जो उत्तर की साइड है तो असम की उत्तर की साइड से एक भूमि की पट्टी यानी कि जो भूमि है तो असम की साइड से, असम की उत्तर की साइड से एक भूमि की पट्टी काट करके, यानी वो लगती असम क्षेत्र में थी यानी कि असम राज्य क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन उसको काट करके क्या कर दिया गया, वो भूटान को दान में दे दी गई। मतलब एक तरीके से कहें तो वो भूटान की सीमा क्षेत्र में अब चली गई, दे दी गई। तो इसलिए ये जो सीमा में परिवर्तन हुआ, पहले सीमा यहाँ पर हुआ करती थी। एक तरीके से यदि बात करते हैं जो असम है, असम की सीमा यहाँ थी, अब ये जो पट्टी है ये किसको दे दी गई, ये भूटान को दे दी गई। तो अब जो है अब सीमा यहाँ हो गई, तो ये सीमा में परिवर्तन हुआ। ध्यान रखना, सवाल कभी कभी पूछा जाता है 1951 में जो भूमि पट्टी थी वो भूटान को दे दी गई थी। ठीक है, सवाल पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है कि सीमाओं में परिवर्तन में निम्न में से कौन सा एक सटीक उदाहरण है, तो वो यही था कि असम में एक भूमि पट्टी जो है वो भूटान को दान कर दी गई थी। तो इतनी बात याद रखना, 1951 की ये बात है। ठीक है, अगर अगले पॉइंट पर चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, तो अगले पॉइंट पे है कि राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है। जो किसी राज्य का नाम है तो राज्य के नाम में परिवर्तन, ठीक है, राज्य के नाम में परिवर्तन, जो राज्य है उसके नाम में यदि हमें परिवर्तन करना है तो कहां से करके किया जाएगा, तो ये संवैधानिक निकाय होगा। तो संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के तहत
हम तो नहीं कर सकते, लेकिन संसद को ये शक्ति है कि राज्य का, किसी भी राज्य का नाम वो चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि अभी बात करते हैं कि 2006 में जो अब वर्तमान उत्तराखंड है, तो उसका नाम पहले क्या हुआ करता था, उत्तरांचल हुआ करता था। तो उत्तरांचल से नाम चेंज करके उसका उत्तराखंड कर दिया गया। तो ये जो उत्तराखंड से उत्तराखंड करने का प्रोसेस है, तो वो समझ लो क्या था, वो नाम परिवर्तन अधिनियम आता है, एक नाम परिवर्तन अधिनियम। तो नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के तहत ये नाम चेंज किया गया था। ठीक है, उसी तरीके से अगर और पुरानी बात करें, यानी कि एक 1973 में आपने देखा होगा कि एक मैसूर राज्य हुआ करता था, मैसूर राज्य। तो 1973 में क्या किया, मैसूर को कर्नाटक में बदल दिया, यानी इसका नाम क्या कर दिया गया, कर्नाटक कर दिया गया 1973 में मैसूर का नाम। उसी तरीके से एक मद्रास पढ़ते थे, मद्रास राज्य है, तो मद्रास का नाम क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया है। तो ये सब चीज जो है, जो राज्य के नाम में परिवर्तन ला रही है, नाम चेंज हो रहे हैं, तो वो सब किस में आता है, अनुच्छेद 3 में ही आता है। तो अनुच्छेद 3 से इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं अनुच्छेद 4 में। क्या अनुच्छेद 4 में क्या चीजें दी गई हैं, अनुच्छेद 4 में किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो देखो, अनुच्छेद 4 की यदि हम बात करते हैं, तो अनुच्छेद 4 में ये जो अभी तक हमने अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो हमने देखे हैं अभी तक, तो अनुच्छेद 4 में यह घोषित कर दिया गया था, अनुच्छेद 4 में संविधान ने स्वयं, संविधान में स्वयं घोषित है ये चीजें, ये चीज क्या घोषित है, भाग 4 में, वो सॉरी अनुच्छेद 4 में संविधान में स्वयं घोषित है ये चीजें कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये आर्टिकल अनुच्छेद 2 में है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, इसके बाद नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण, नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों में परिवर्तन, क्षेत्रों में, नामों में ये जो परिवर्तन है, ये किस में है, अनुच्छेद 3 में दिया गया है, अनुच्छेद 3 में दिया गया है। तो ये जो परिवर्तन है, तो इस परिवर्तन को यदि हम इनमें संशोधन करना चाहें, यदि हम इनमें संशोधन करना चाहें, तो संशोधन जो होता है वो किसका होता, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 जो है वो इस मामले में काम नहीं करता, यानी कि वो संशोधन नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाता। ठीक है, इसके लिए अगर सिंपल सी बात ये है, सिंपल कहानी इसके पीछे ये है कि जो हमारे नए राज्यों का प्रवेश या गठन से संबंधित अनुच्छेद 2 है, या फिर अनुच्छेद जो नए राज्यों के निर्माण में उन राज्यों के क्षेत्रों की सीमा में परिवर्तन हो, नामों में परिवर्तन हो, उससे संबंधित जो अनुच्छेद 3 है, तो उनमें यदि कोई संशोधन करना है, तो वो संशोधन अनुच्छेद 368 का नहीं माना जाता, यानी कि अनुच्छेद 368 यहाँ पर कार्य नहीं करता, बल्कि इसमें क्या होता है, एक जो है सिंपल, यानी कि सिंपल तरीके से मान सकते हैं हम, या एक सामान्य बहुमत द्वारा कह सकते हैं, सामान्य बहुमत द्वारा ये पारित किया जा सकता है। इस तरीके से याद रखना कि सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य बहुमत द्वारा ये पारित किया जा सकता है। इस पे अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान संशोधन जो है वो कार्य नहीं करता, सामान्य बहुमत द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 4 था। तो हमने आज भाग 1 और भाग 1 के अनुच्छेद 1 भी देखा, अनुच्छेद 2 भी देखा, अनुच्छेद 3 भी देख लिया और अनुच्छेद 4 भी हमने देखा है। ठीक है, तो आज भाग 1 जो है यानी कि संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र वो हमने कवर कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो भाग 2 आएगा, और भाग 2 है जो वो नागरिकता से संबंधित है। तो हम कल के वीडियो में करते हैं नागरिकता भाग 2। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में, और गाइस प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।